वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी मगध साम्राज्य की। आज हम लोग बात करेंगे अकेमेनियन या फिर पर्शियन एम्पायर की। इसके पहले हम लोगों ने 5 वंशों की बात की थी जो मगध में थे। उसमें बृहद्रथ वंश था, प्रद्योत था, हर्यंक था। इसके अलावा लास्ट में 2 हम लोगों ने देखा था, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य में जाने से पहले उसी बीच जो है ग्रीक आक्रमण हुए और पर्शियन अटैक भी हुए फारस से। तो इसलिए आज हम लोग पर्शियन का देखेंगे, अगले में हम लोग ग्रीक की बात करेंगे, उसके बाद मौर्य वंश पे हम लोग आएंगे। तो पर्शियन एम्पायर की बात की जाए तो 505 ईसा पूर्व से लेके 330 ईसा पूर्व के बीच में रहा। पूरा एम्पायर हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। भारत में जो अटैक हुआ वो हम लोग को देखना है यहाँ पे। ये जो है पर्शिया का मैप है, पर्शियन एम्पायर का मतलब। तो ये पूरा सेंट्रल एशिया, यहाँ पे ये टर्की का पूरा पार्ट, अरेबियन पेनिनसुला का नॉर्दर्न हिस्सा है इसमें, और इजिप्ट का हिस्सा, इजिप्ट लीबिया का हिस्सा जो है इसमें शामिल था। ये कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स के नाम हैं। इसमें सबकी बात हम लोग नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं जिनका भारत से कनेक्शन है, भारत पे अटैक, भारत पे आक्रमण से रिश्ता है, संबंध है, उसकी बात करेंगे। जिसमें इसके फाउंडर का नाम आता है साइरस द ग्रेट बोला जाता है। इसके अलावा जेरेक्सस की हम लोग बात करेंगे और डेरियस की बात करेंगे, और लास्ट में डेरियस थर्ड जो था वो तो ऑब्वियस सी बात है एंड हो गया उस टाइम पीरियड में। तो इसके अटैक की बात की जाए तो पहला जो अटैक हुआ पर्शिया से, फारस से, वो उसके साइरस फर्स्ट ने जो है किया था। और साइरस फर्स्ट का टाइम पीरियड देखा जाए तो 550 या 30 बीसी के आसपास माना जाता है। एकदम जो है इसको लेके श्योरिटी नहीं रहती। ऐसे टाइम पीरियड यहाँ पे देखिए 560 से 530 बीसी दिया हुआ है ईसा पूर्व, बट अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। तो हम फिर से कह दे रहे हैं, हम बार बार कहते हैं कि टाइम पीरियड को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने पहली बार जो है अटैक किया था 560 या 550 बीसी के आसपास अटैक हुआ, जो उसका टाइम पीरियड है। भारत में अटैक हुआ, इंदस नदी जो है, सिंधु नदी, उसका वेस्टर्न जो पार्ट है, पश्चिम वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे मैप नहीं है, मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, ऊपर का हिस्सा जम्मू कश्मीर वाला। तो इंदस जो है ऐसे गुजरती है यहाँ पे, तो पश्चिम वाला हिस्सा यानी कि इधर की बात हो रही है। इस टाइम जो पाकिस्तान का पार्ट है उस साइड उसने अटैक किया था पहली बार। तो उस टाइम तो वो पूरा भारत एक ही में था। तो इंदस का ये सिंधु नदी जो है उसका पश्चिमी जो हिस्सा है उस पर पहली बार उसने अटैक किया। हालांकि वो अटैक, वो आक्रमण सक्सेसफुल नहीं रहा, वो वहाँ पे असफल रहा। वो सिर्फ जो है आज की जो काबुल वैली है वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है बेग्राम। ये काबुल वैली में, ये आज जो काबुल वैली है वहाँ की ये जगह है। और वहाँ पे उस टाइम पे एक जगह थी जिसका नाम था कपिसा। तो कपिसा को वो केवल जो है अपने कब्ज़े में कर पाया, और कपिसा के आसपास का जो एरिया था उसको अपने कब्ज़े में कर पाया। उसके अलावा वो कोई भी टेरिटरी अपने कब्ज़े में नहीं कर पाया। और इसका ये भारत पे अटैक इंडियन हिस्ट्री में पहला रिकॉर्डेड इन्वेजन था, पहला जो है आक्रमण रहा भारत में, जो रिकॉर्ड में है, माना जाता है, हिस्ट्री में है। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जो चीज़ रिकॉर्ड मतलब हिस्ट्री में है, जिसका कुछ एविडेंस मिलता है, उसी को माना जाएगा। उसके पहले भी हुए होंगे तो क्या पता, जैसे आर्यों को लेके बात की जाती है तो कोई सबूत तो मिलता नहीं कुछ खास वैसा। तो यहाँ पे पहला रिकॉर्डेड इन्वेजन जो है दिखाई देता है। और ये इसकी वजह ये थी, भारत पे जो अटैक किया इसने, अटैक करने की वजह ये थी कि पंजाब जो है बहुत रिसोर्सफुल था, आज भी है। वहाँ पे संसाधन जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं बहुत बेहतर हैं। तो वो चाहता था कि किसी तरीके से पंजाब को पर्शियन एम्पायर में शामिल कर लिया जाए। ये उसका मकसद था, इस मकसद के साथ उसने अटैक किया था। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है डेरियस फर्स्ट। इसने जो है करीब 522 ईसा पूर्व से लेके 486 या 85 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। और इसने जब अटैक किया, इसके अटैक के वक्त सिंधु नदी जो है उसका पश्चिमी जो भी हिस्सा है, वहाँ की सभी जनजातियों ने, वहाँ की सभी ट्राइब्स ने सरेंडर कर दिया था इसके सामने। और इसके बाद इसने दोबारा फिर से अटैक किया। और क्योंकि क्या हुआ था कि कपिसा जो था
कपिसा अब इनके हाथ से थोड़ा सा निकल रहा था, कमज़ोर हो गया था, जो साइरस ने जीता था। तो ये इसने थोड़ा सा और एक्सपेंशन चाहा, इसलिए इसने दोबारा अटैक किया और कपिसा के साथ साथ कंबोज जो है वो भी अपने कब्ज़े में कर लिया। और धीरे धीरे करके उसने और भी कई सारी टेरिटरीज़ जो है अपने कब्ज़े में की, जैसे गांधार है, पंजाब का कुछ हिस्सा था। इंदस को उसने क्रॉस किया। इसके पहले क्या हुआ था, साइरस ने इंदस को या सिंधु नदी को क्रॉस नहीं किया था, इसने क्रॉस किया और सिंध का जो रीजन है उसमें भी बहुत से हिस्से पे उसने अपना कब्जा किया। और इसका एविडेंस हमको मिलता है बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन से। 3 इंस्क्रिप्शन का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तो बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है, वो ये है पर्सीपोलिस, इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। और एक इंस्क्रिप्शन आता है और वो है नक्श ए रुस्तम। ये 3 इंस्क्रिप्शन हैं जो ये हमको आइडिया देते हैं कि कौन कौन सी टेरिटरी जो है पर्शियन एम्पायर के अधीन हुई डेरियस फर्स्ट के टाइम पे। तो हिंदूज़ जो है, चूँकि हिंदूज़ यानी कि इंदस की बात करें, वो लोग ह बोलते थे, इसीलिए हिंदुस्तान टर्म आया था। इसके अलावा गांधार का ऐसे एविडेंस भी वहीं पे मिलता है। और ये सत्रगिरिया जो है ये आज के टाइम पे साउथ खैबर में है। और खैबर वो जगह है जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान आते थे। खैबर पख्तूनवा इस टाइम पे ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है, और उस अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। तो इस हिस्से तक उसने कब्ज़ा किया हुआ था। और अच्छा खासा जो काम साइरस नहीं कर पाया, साइरस ने एक ही कपिसा पे कंट्रोल किया, इसने उसको डेरियस फर्स्ट ने बहुत हद तक आगे बढ़ाया और इन सबको अपने साम्राज्य में शामिल किया और उसको 20वां राज्य बनाया अपना। पर्शियन एम्पायर में, फारस में होता ये था कि जो राज्य बनते थे, अधीन होता था, उसको क्षत्रपी बोला जाता था। क्षत्रपी यानी कि एक राज्य होता था एक तरीके से। तो ये भारत का जो हिस्सा था जो इसने जीता, उसको 20वें क्षत्रपी के तौर पे मतलब रिकॉर्ड किया उसको। और क्षत्रपी को अगर एकदम टू बी प्रिसाइज अगर बोला जाए तो ये एक मिलिट्री गवर्नरशिप होती थी। वहाँ पे एक गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था और उस गवर्नर को क्षत्रप बोला जाता था। तो भारत जो है 20वां क्षत्रपी बना पर्शियन एम्पायर का, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है ज़ेरक्सस। अच्छा, ज़ेरक्सस से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात ये है डेरियस के बारे में कि जब डेरियस जीता सब कुछ, उस टाइम पे क्योंकि भारत का अच्छा खासा हिस्सा सामने आ गया था, तो पूरे पर्शियन एम्पायर का लगभग जो भी रेवेन्यू होता था, राजस्व होता था, उसका 1/3 हिस्सा पूरा ये भारत की टेरिटरी से आता था, जो जहाँ पे उसने कब्जा किया उससे आता था। तो इस तरीके से उनका जो इन्वेजन था भारत पे, जो आक्रमण था, वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहा, जिस सोच के साथ उन्होंने अटैक किया था। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि डेरियस ने भारतीयों को अपनी आर्मी में नियुक्त करने की शुरुआत की। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है ज़ेरक्सस, जिसका टाइम पीरियड जो है लगभग 400, अच्छा ये गलत लिखा है, 485 से माना जाता है 465 64 66 के आसपास के बीच में। इस बीच उसने शासन किया और ये बहुत पावरफुल रूलर रहा। और इस टाइम पे हुआ ये कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ग्रीक भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे थे, यूनानी, जिससे अलेक्जेंडर बिलोंग करता था। तो इसने ग्रीक पे अटैक करना शुरू किया। इसके बारे में एक खास बात है। इसके अलावा इसने भी भारतीयों की नियुक्ति अपनी आर्मी में की। और लास्ट जो रूलर रहा वो था डेरियस थर्ड, जिसने 330 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। और यही डेरियस थर्ड था जिसकी लड़ाई होती है अलेक्जेंडर से, जिसको हम लोग सिकंदर बोलते हैं। अलेक्जेंडर से लड़ाई होती है इसकी 331 ईस्वी में, बैटल ऑफ अराबेला, अराबेला का युद्ध। और इसी मतलब युद्ध के बाद पर्शियन एम्पायर जो था वो अलेक्जेंडर के अधीन हो गया, अलेक्जेंडर के कब्ज़े में हो गया। तो अलेक्जेंडर के बारे में या फिर ग्रीक्स के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। पर्शियन के बारे में यही इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं। अगर पर्शियन एम्पायर के या फिर पर्शियन के भारत में अटैक के
महत्व की बात की जाए या क्या प्रभाव पड़ा भारत में, तो कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट प्रभाव भारत पे पड़े। पहला तो ये हुआ कि भारत का जो व्यापार था वो बहुत बढ़ गया, और व्यापार बढ़ने की वजह से भारत में सिक्के भी इंट्रोड्यूस किए गए। पर्शियन जो है गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, सोने और चांदी के सिक्के, जिसको सिग्लोई कॉइन बोला जाता था। इसके अलावा एक अरमैक लैंग्वेज होती है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये पहले शुरुआत में सिर्फ पर्शिया में ही थी, लेकिन अब भारत में भी इसका इंट्रोडक्शन किया गया। और अरमैक आज के टाइम पे एक अच्छी लैंग्वेज है, बट उतना जो है, जैसे बाइबल वगैरह देखेंगे तो अरमैक लैंग्वेज में दिखाई देती हैं। तो अरमैक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई भारत में, तो ये भारत में इंट्रोड्यूस होना ये पर्शियंस की ही कृपा रही। इसके अलावा खारोस्टी स्क्रिप्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसका डेवलपमेंट जो हुआ वो पर्शियन की ही कृपा है। खारोस्टी स्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे हम लोग देवनागरी लिखते हैं या रोमन लिखते हैं तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। खारोस्टी स्क्रिप्ट जो है, जैसे उर्दू या अरबिक लिखी जाती है ना, राइट टू लेफ़्ट ऐसे लिखी जाती थी। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उत्तरी पश्चिमी भारत में खारोस्टी लिपि जो है उसका विकास भी इन्हीं की देन है। इसके अलावा एक चीज़ होती थी, हेयर वॉशिंग सेरेमनी, बाल धोने की जो है प्रथा होती थी। ये प्रथा राजा करते थे, फारस के जो राजा होते थे, पर्शियन जो किंग होते थे, तो उनकी देखा देखी यहाँ भारत में भी ये प्रथा शुरू हुई। इसके अलावा राजा महाराजाओं के अधिकारियों की बैठक होती थी पर्शिया में, तो वो लोग आग जलाते थे, तो यहाँ पे वो प्रथा शुरू हो गई। इसके साथ एक ख़ास बात थी कि महिलाओं को शाही जो है रॉयल बॉडीगार्ड के तौर पे नियुक्त किया जाता था पर्शिया में, अंगरक्षक, शाही अंगरक्षक। तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट मौर्यों पे पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है इस प्रथा का पालन करता है, और वो भी अपने बॉडीगार्ड में जो है महिलाओं को शामिल करता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट दिखता है वो दिखता है अशोक के द्वारा बनवाए गए पिलर्स में। अशोक का पिलर जैसे कि सारनाथ में, सांची में, इंदौर में एनिमल पिलर जो है, उन सब में पर्शिया की झलक दिखाई देती है, उनके कल्चर की, उनके आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देती है। तो इसका श्रेय भी जो है पर्शियन इन्वेजन को जाता है। और एक ख़ास बात ये हुई कि जैसे कि उन्होंने भारतीयों को आर्मी में नियुक्त किया, यहाँ से क्या हुआ कि भारतीय जो थे राजा ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने फारसियों को जो है अपने अधिकारी के तौर पे नियुक्त करने की शुरुआत की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अलेक्जेंडर का भारत पे आक्रमण भी इसी की देन रहा, क्योंकि इन्होंने जिस मकसद से भारत पे अटैक किया वो था संसाधन, रिसोर्सेज, यहाँ की जो अमीरी थी, तो उनको फ़ायदा हुआ। तो उनके फ़ायदा को अलेक्जेंडर ने भी ऑब्ज़र्व किया। जब उसने आखिरी रूलर डेरियस थर्ड को हराया तो उसका रुख जो है भारत की तरफ आ जाता है। 327 ईसा पूर्व में वो भारत पे अटैक करता है। तो ये ओवरऑल पर्शियन एम्पायर के बारे में था। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर के इन्वेजन की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।